हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर को, और आज हम लास्ट क्लास पढ़ने वाले हैं। आज इस चैप्टर को हम ख़त्म करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एरीन की धातुओं के साथ अभिक्रिया। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को देखा था, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को देखा था। आज देखने वाले हम धातुओं के साथ अभिक्रिया हेलो एरीन की। तो देखिए, इसमें सबसे पहली जो अभिक्रिया है वो वुड्स-फिटिक अभिक्रिया है। इससे पहले हमने वुड्स अभिक्रिया देखी थी जो हेलो एल्केन में देखी थी, जहां हमने RH यानी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराई थी सोडियम से और एल्केन बनाए थे। यहाँ हम अभिक्रिया कराने वाले हैं। देखो, जो वुड्स-फिटिक अभिक्रिया उसमें क्या होता है, यह ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल एरीन का निर्माण करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, वुड्स-फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ एल्किल एरीन का निर्माण होता है। देखिए, यहाँ पर ये रहा एल्किल हैलाइड और ये रहा एरिल हैलाइड। इसकी अभिक्रिया हम सोडियम के साथ करा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो हमको जो ये कंपाउंड बना है, ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इसी कंपाउंड को हम कहते हैं एल्किल एरीन। क्या कहते हैं, एल्किल एरीन इसे हम कहते हैं। तो ये कंपाउंड बन जाता है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे ये जो प्रोडक्ट है, ये क्या है, यह है क्लोरोबेंजीन। क्या है यह है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की हम अभिक्रिया करा रहे हैं, और साथ में यहाँ पर मैथिल या क्लोरोमेथेन भी ले रहे हैं। ये है क्लोरोमेथेन। इसकी अभिक्रिया ये सोडियम के साथ करा रहे हैं हम, प्रेजेंस है शुष्क ईथर की। तो हमको ये प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम है मैथिल बेंजीन। मतलब एल्किल और एरिल दोनों जुड़ जाते हैं। तो ये भी है हाइड्रोकार्बन। क्या है ये, इसे हम हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हाइड्रोकार्बन प्राप्त कर सकते हैं हम, किससे, वुड्स-फिटिक अभिक्रिया से। उसके बाद देखिए फिटिक अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया में क्या होता है, एरिल हैलाइड की जो अभिक्रिया है वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है और बनता क्या है, डाई एरिल। तो यहाँ पर दोनों एरिल समूह जो हैं वो जुड़ जाते हैं। जैसे हमने दो अणु लिए हैं किसके, दो अणु लिए हैं क्लोरोबेंजीन के। किसके लिए हैं, दो अणु हमने लिए हैं क्लोरोबेंजीन के। रिएक्शन सोडियम के साथ है और शुष्क ईथर की उपस्थिति ली है। तो हमको यहाँ पर ये कंपाउंड मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, डाईफेनिल कंपाउंड या डाईफेनिल यौगिक प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो सभी रिएक्शंस है हमारी हेलो एरीन की, वो यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना होगा, 3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक रिएक्शन हो जाती है वुड्स रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, एक है वुड्स, दूसरी है वुड्स-फिटिक जो अभिक्रिया है वो हो जाती है, और तीसरी जो अभिक्रिया हो जाती है वो है फिटिक अभिक्रिया। तो तीनों ही इम्पोर्टेंट और इजी अभिक्रियाएं हैं, आसानी से आप इनको कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इस चैप्टर का आखिरी जो टॉपिक है वो हो जाता है पॉलीहेलोजन यौगिक। क्या है, पॉलीहेलोजन यौगिक हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें एक से ज़्यादा हेलोजन युक्त यौगिक बनते हैं। जैसे पहला ही यौगिक है जिसका नाम है डाईक्लोरोमेथेन, जिसे मैथिलीन क्लोराइड भी कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है जैसा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर 2 क्लोरीन है, एक ये रहा और ये रहा, 2 क्लोरीन है। इसको हम जेमिनल डाइक्लोराइड भी कह सकते हैं क्योंकि एक ही कार्बन पर दोनों जुड़े हुए हैं। इसका उपयोग अगर देखें तो इसका सर्वाधिक जो उपयोग है किस में किया जाता है, विलायक के रूप में किया जाता है। वैसे इसका उपयोग पेंट और एरोसोल प्रणोदक के रूप में भी होता है। औषधि निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है और धातुओं की सफाई में भी इसका उपयोग। तो ये क्या है, इसके मैथिल डाई क्लोराइड या कह सकते हैं मैथिलीन क्लोराइड
या डाइक्लोरोमेथेन के उपयोग हैं। अब लेकिन इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी देखो। इसकी अगर थोड़ी सी भी मात्रा संपर्क में आओगे तो क्या हो जाएगा, श्रव्य और दृश्य क्षमता में कमी हो सकती है। थोड़ी सी भी मात्रा में अगर क्या कहोगे आप इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो तो आपके शरीर के जो दो मुख्य संवेदनशील अंग हैं, कान, आँख, वो क्या हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, और श्रव्य यानी सुनने और दृश्य यानी देखने की क्षमता में कमी हो सकती है। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, इसका हानिकारक प्रभाव। अगर ये त्वचा के संपर्क में आता है तो त्वचा के संपर्क में आने से क्या होता है, यहाँ पर जलन उत्पन्न होती है। और अगर आँखें डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई तो क्या हो सकता है, आँखों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से कॉर्निया जल सकता है। इसमें तो कॉर्निया जलने का खतरा यहाँ होता है। उसके बाद बात करें जो अगला यौगिक है वो है क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमेथेन। दिख रहा होगा आपको यहाँ 3 क्लोरीन है, 1, 2 और 3, तो ट्राइक्लोरीन यहाँ पर आ जाते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन इसको, या फेमस नाम इसका क्लोरोफॉर्म भी है। देखिए इसका उपयोग ऑर्गेनिक या कार्बनिक विलायकों के रूप में किया जाता है। साथ ही जो फ्रेओन है जो फ्रीज में उपयोग किए जाते हैं उनके निर्माण में, और शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में यानी बेहोश करने के लिए भी इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म का किया जाता है। ठीक है, बेहोश करना हो अगर व्यक्ति को, शल्य चिकित्सा के दौरान करना पड़ता है मरीज को बेहोश। उसके बाद बात करें इसका अगर हानिकारक प्रभाव अगर हम देखते हैं तो इसके हानिकारक प्रभाव, अब अगर आप इसको बेहोश के रूप में उपयोग कर रहे हो व्यक्ति को बेहोश करने के लिए, तो इसको उपयोग हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है, पहला तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है। दूसरा, क्लोरोफॉर्म क्या करता है, प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है और फॉस्जीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, फॉस्जीन, जो कि एक जहरीली गैस है। देखिए फॉस्जीन ये है, इसे कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कार्बोनिल क्लोराइड भी इसे हम कहते हैं, इसे कार्बोनिल क्लोराइड भी कहा जाता है। ठीक है, फॉस्जीन याद रखना, कभी कभी एग्जाम में फॉस्जीन का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है तो इम्पोर्टेंट है। निर्माण किससे होता है, क्लोरोफॉर्म से होता है, प्रकाश की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और कुछ नहीं। उसके बाद आती है बात, किसकी बात आती है, आयोडोफॉर्म की। देखिए ये आयोडोफॉर्म है। आयोडोफॉर्म की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 3 आयोडीन इसके साथ अटैच होते हैं इस तरह से, और 1 हाइड्रोजन यहाँ अटैच होता है। ये क्या है, आयोडोफॉर्म। इसका मुख्य उपयोग पूतिरोधी के रूप में किया जाता है, लेकिन बाद में अध्ययनों से पता चला पूतिरोधी का जो गुण है ये आयोडीन का होता है, ना कि इस यौगिक का। तो वर्तमान में इसका उपयोग उतना अब नहीं किया जाता, पहले बहुत ज़्यादा पूतिरोधी के रूप में उपयोग किया जाता था। फिर देखिए अगला जो यौगिक है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन। जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 4 क्लोरीन कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो देखिए इसका उपयोग अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इस क्लोरोफॉर्म ये है क्लोरोफ्लोरो CFC जिसको हम कहते हैं ना, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जो रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है और अग्निशामक के रूप में भी, यानी कि आग बुझाने का जो उपकरण होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंस के साथ साथ इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी हैं। देखिए कौन कौन से हानिकारक प्रभाव हैं। इसके हानिकारक प्रभाव की हम बात करें तो अगर आप इसके संपर्क में आते हो तो क्या हो सकता है, मितली आ सकती है और चक्कर आ सकता है। साथ ही आपकी हृदय जो गति है वो अनियमित हो सकती है, इर्रेगुलर हो सकती है, आपको बेचैनी महसूस हो सकती है। उससे भी खतरनाक काम जो ये करता है वो है ये ओजोन परत का अपघटन। किसका अपघटन करता है ये, ओजोन परत का अपघटन करता है। इसीलिए कहते भी हैं कि फ्रिज का उपयोग कम करना चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहाँ पर ओजोन का एक बड़ा छिद्र निर्मित हो रहा है, जिसके कारण वहाँ के जो ग्लेशियर हैं यानी बर्फ़ के जो पहाड़ हैं वो
क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, और इसी कारण जल स्तर भी बढ़ रहा है। तो ओजोन अपघटन, ओजोन क्या करता है, ओजोन हमारी जो यूवी किरणें हैं, यूवी मतलब पराबैंगनी किरणें है ना, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है। अगर ये किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो इसके बहुत ही खतरनाक प्रभाव देखने को मिलेंगे, जैसे कैंसर जैसे बीमारियां होने लगेंगी, बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमार, और साथ ही ये काफ़ी एनर्जी वाली किरणें हैं, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेंगी पृथ्वी का, इसलिए ओजोन परत का विघटन बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। उसके बाद बात करें यहाँ फ्रियोन, फ्रियोन हमने देखा था अभी, जो क्लोरोफॉर्म था वो इसमें योगदान दे रहा है काफ़ी। ये बना किसका होता है, फ्रियोन बने होते हैं मैथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं, मतलब मैथेन से क्लोरोकार्बन बना लिया, एथेन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन बना लिया, तो उससे बनते हैं और ये फ्रियोन कहलाते हैं ना। ये होते हैं कैसे हैं, ये अत्यधिक निष्क्रिय होते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील नहीं होते हैं, स्थायी होते हैं और असंचारक होते हैं, मतलब नष्ट नहीं होते, किसी से क्रिया नहीं रहते, लंबे समय तक वातावरण में बने रहते हैं, और लंबे समय तक वातावरण में बने रहने के कारण धीरे 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 इन्हें भेज दिया जाता है कहाँ पर, ओजोन के पास, और वहाँ ओजोन के साथ ही अभिक्रिया कर लेते हैं। देखो ये फ्रियोन एक फेमस है, फ्रियोन 12 CF2Cl2 डाईफ्लोरोमेथेन इसको हम कह सकते हैं, इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। और वायुमंडल में क्या करता है ये फ्रियोन, मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा ओजोन परत का अपघटन करता है। किस विधि द्वारा, मुक्त मूलक विधि द्वारा। यहाँ पर क्या करता है ये, मुक्त मूलक बनाता है, जैसे क्लोरीन मुक्त मूलक बन जाता है, और फिर वो ओजोन के साथ यहाँ O3 के साथ अभिक्रिया करता है, क्योंकि मुक्त मूलक हमेशा ही अभिक्रिया। और ओजोन जो होती है, ओजोन का क्या होता है, ये O3 जो है ये ऑक्सीजन और O में टूटती रहती है, ये टूटती रहती है ना, इसका मतलब मुक्त मूलक बनता रहता है, इस तरह से ये इसका मुक्त मूलक बन जाता है ना। तो इसका तो मुक्त मूलक बनता रहता है, ओजोन में वहाँ इसका टूटना जुड़ना बनता रहता है, लेकिन वहाँ पर जब ये CFC पहुँच जाती है तो ऑक्सीजन के जो ओजोन का मुक्त मूलक है उसके साथ यहाँ ये क्लोरीन का मुक्त मूलक आएगा, और ये दोनों रिएक्शन करके बना लेते हैं ClO, है ना। तो इस तरह से फिर अब एक बार ओजोन टूट गया, उसके बाद बन नहीं पाता है, तो फिर ओजोन का स्तर है जो धीरे धीरे कम होता जाता है। उसके बाद देखो जो लास्ट हमारा यौगिक है, फेमस यौगिक है और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला यौगिक, जिसका नाम है DDT। इसकी फुल फॉर्म बहुत एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म आपको याद रखनी चाहिए कि ये है पैरा और पैरा डैश कह सकते हैं, है ना। पैरा डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। तो D4 डाई, 2 बार डाई आया है, एक बार डाईक्लोरो एक बार डाईफेनिल, T4 ट्राईक्लोरोएथेन, है ना। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, ये 2 कार्बन है, याद रखना। ये कितने कार्बन हैं, ये 2 कार्बन है, इसीलिए एथेन लिया गया है। ये वाला जो समूह है ये क्या है, ये क्लोरोफेनिल है, ये भी क्लोरोफेनिल है। अब 2 क्लोरोफेनिल होने के कारण डाईफेनिल यूज़ किया गया, क्योंकि एक क्लोरो ये रहा और एक क्लोरो ये रहा, तो डाईक्लोरो, और 2 बेंजीन यौगिक हैं तो डाईफेनिल, और यहाँ पर ये रहे 3 क्लोरीन, 1 2 और 3 क्या हो गए, क्लोरीन हो जाते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाता है, यहाँ पर ये इसका नाम हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो इसका जो मुख्य उपयोग है, इसका मुख्य उपयोग किस लिए किया गया, इसका मुख्य उपयोग किया गया है कीटनाशक के लिए, क्योंकि जो मच्छर थे वो मलेरिया उत्पन्न कर रहे थे, और उस समय जब इसका निर्माण किया गया तो मलेरिया से बचने के लिए इसका उपयोग किया गया था, क्योंकि उस वक्त ऐसा माना जाता था कि भैया मच्छर ही जो है मलेरिया फैला रहे हैं, और बात भी सही है, मच्छर ही क्या कर रहे हैं, मलेरिया फैला रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया गया, और मच्छर क्या होते हैं, कीटनाशक, यानी कि हम कह सकते हैं मच्छरों को मारने में, है ना, मच्छरों को मारने में
किया जाता है, इसका उपयोग किया गया ज़्यादा ठीक रहेगा ना, किया गया, मच्छरों को मारने में किया गया इसका उपयोग मुख्य रूप से। लेकिन जब बाद में देखा गया कि मच्छरों को मारने से क्या हो रहा है, पारिस्थितिक दुर्घटना घट रही है, और क्या हो रहा है कि इसका अपघटन नहीं हो पाता है, डीडीटी का क्या नहीं हो पाता है, डीडीटी का जैविक अपघटन नहीं हो पाता है, मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इसका अपघटन नहीं कर पाते हैं, जैविक अपघटन नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं उनमें डीडीटी प्रवेश कर जाता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो विभिन्न जीव हैं वो उनके जीवों के शरीर में पहुंचकर उनकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग बढ़ने लगा है ना, और इसके बहुत अधिक उपयोग से उपयोग से क्या हुआ कि मच्छरों ने इसके प्रति प्रतिरोधकता अपना ली, मतलब मच्छरों ने इससे बचने के लिए जो नई प्रणाली है वो अपना ली। बहुत अधिक उपयोग से मच्छरों में इसके प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो गई। अब अगर प्रतिरोधकता विकसित हो गई मच्छरों में, तो मच्छर तो इससे मरने से रहे, प्रतिरोधकता विकसित हो गई। तो प्रतिरोधकता विकसित होने से मच्छर अब इससे मरने से रहे, मच्छरों के नहीं मरने के कारण अब इसका कोई उपयोग तो रहा नहीं। लेकिन क्या हुआ, पारिस्थितिक रूप से इसका दुष्प्रभाव देखा जाने लगा, मतलब ये अलग अलग जीवों को नुकसान पहुंचाने लगे, और इसके अलग अलग जीवों के नुकसान पहुंचाने के कारण क्या हुआ कि जो अमेरिका था उसने इसको बैन कर दिया। क्या कर दिया, अमेरिका ने इसको बैन कर दिया 1973 में। कब, 1973 में, 1973 में अमेरिका ने क्या लगा दिया, अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो डीडीटी, इसको धीरे धीरे इसका उपयोग कम हो गया। तो इसका मुख्यतः उपयोग किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, है ना। मुख्य उपयोग हम बात करें तो मुख्य उपयोग कब किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका मुख्यतः उपयोग किया गया। ठीक है, ये एक बात हुई। तो यहाँ पर इसके साथ डीडीटी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये यहाँ ख़त्म हो जाता है, और इससे रिलेटेड हमने सभी जो बातें थी, सभी टॉपिक थे, उनके ऊपर अच्छे से बात की, और मुझे उम्मीद है आप सभी को सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। प्रॉपर अच्छे तरीके से आपके नोट्स भी बने होंगे, एक एक चीज़ को मैंने प्रॉपरली लिखा हुआ है यहाँ पर, एक एक लाइन को, तो आपको लिखने में भी ज़्यादा समस्या नहीं आई होगी, प्रॉपर अच्छे से आप अपने नोट्स बना सकते हो। तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें नए चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम रहेगा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो तब तक के लिए ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।